गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर लिया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को उस लेक्चर के बारे में एकदम क्लैरिटी होगी और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम लोगों ने आप लोगों को भेजी हुई है। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके ग्रुप में हम लोगों ने वो रिकॉर्डिंग डाल दी है जो आप लोगों का बैच बना हुआ है। आप में हर एक रिकॉर्डिंग आपको इस तरह से एक दिन के अंदर भेज दी जाएगी। और हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट भी असाइन किया था जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं ऐप के अंदर उन सभी को। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसको अटेम्प्ट करने का टाइम अभी आज 4 बजे तक का है। तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस जो नोट्स थे कल के लेक्चर के वो भी आप लोगों को अनाउंसमेंट के थ्रू आपकी ऐप के अंदर भेजे गए हैं। और कल का जो डेमो लेक्चर था और कल का जो डेमो नोट्स थे वो हम लोगों ने व्हाट्सएप पर भी सर्कुलर किए हैं, यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं। तो जो बच्चे रजिस्टर हैं वो नोट्स को वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम अपने लेक्चर 2 को देखेंगे। हमने सॉइल के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा था और सॉइल के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली सॉइल क्या होती है, उसके क्या होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स के नाम क्या होते हैं। आज हम लोग फर्दर थोड़ा सा आगे चलेंगे और सॉइल के अंदर फॉर्मली जो हमारी पढ़ने की चीजें जो इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं वहां से आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं, तो होस्ट आपको मौका देंगे डाउट पूछने के लिए। आप बीच में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज हमारा जो चैप्टर 2 है वो बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टीज का चैप्टर है और हमें इस चैप्टर के अंदर टोटल 2 टॉपिक आज पढ़ने हैं। हालांकि हम दोनों टॉपिक आज पूरे नहीं पढ़ पाएंगे। डायग्राम हम आज पूरा पढ़ लेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम आगे की क्लासेस में फंक्शन रिलेशनशिप और डिटरमिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अभी आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से एक फिगर दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। ये फिगर आप एक तरीके से अपने दिमाग में ज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फिगर हमने अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये जो पूरी की पूरी डेप्थ आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी डेप्थ हमने अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर कुछ हॉरिजन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ओ है, ए है, बी है और सी है। ये सॉइल के अलग अलग हॉरिजन्स हैं। रूट जोन है, इंटरमीडिएट जोन है, देन कैपिलरी जोन है। मैं आपको इस पूरे फिगर के अंदर केवल ये चीज दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं। एक तो इस सॉइल के अंदर वाटर होता है जिसे हम लिक्विड नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इस सॉइल के अंदर गैस होती है जिसे हम एयर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, इस सॉइल के अंदर सॉलिड्स होते हैं। वो नेचर में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नेचर में ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये 3 चीजों से मिलकर बनी हुई सॉइल है। इसके अंदर वाटर होगा, गैस होगी मतलब एयर होगी और सॉलिड होगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, एयर सॉइल का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। आप एयर को सॉइल में से बाहर नहीं निकाल सकते। आपने अपने गार्डन में देखा होगा या आपने घर पे जो गमले रखे हुए हैं उनके अंदर देखा होगा, आपके बड़े या आप खुद उसकी मिट्टी को कुछ दिनों के बाद खोद देते होंगे थोड़ा सा। वो हम क्यों खोदते हैं? इसलिए खोदते हैं सो दैट जो प्लांट की रूट्स है उनको वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल सके। उसको बड़ी आसानी से ऑक्सीजन उस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करे और वो रूट ऑक्सीजन ले सके। तो एक सॉइल के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं और ये तीनों कंपोनेंट्स सॉइल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे सामने। अगर सॉइल के ये तीनों कंपोनेंट सॉइल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इन तीनों कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली समझ पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्टेट में एक दूसरे के मिक्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं। आप उनको प्रैक्टिकली कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते तो उनको इंडिविजुअली हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, थियोरेटिकली सॉइल को एक 3 फेज सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉइल को एक 3 फेज डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी मिक्स रहती है, उसके अंदर सॉलिड, वाटर, गैस एक दूसरे के साथ मिक्स रहता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम इन तीनों चीजों को अलग 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 पढ़ेंगे सो दैट हम उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो इन चीजों को अलग करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। आप लोगों को बोर्ड के ऊपर मेरे ख्याल से अभी स्लाइड के अंदर ये चीज दिखाई दे रही होगी। अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम आपको ए दिख रहा है और एक डायग्राम आपको डायग्राम बी दिख रहा है।
अगर हम डायग्राम ए को देखते हैं, ये वाला डायग्राम है, डायग्राम ए को देखते हैं, तो ये डायग्राम आपका एक एक्चुअल सॉइल स्पेसिमेन है। ये डायग्राम आपका एक्चुअल सॉइल स्पेसिमेन है। मतलब यहां पर जो आपको ये चीजें दिख रही हैं ये सॉलिड है, और बीच में इसमें एयर प्लस वाटर भरा हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसके अंदर एयर प्लस वाटर भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, केवल थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, केवल चीजों को समझने के लिए इन तीनों चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड सॉलिड पूरे नीचे आके बैठ गए, वाटर उसके ऊपर आ गया है और एयर उसके ऊपर आ गई है। हम इस तरीके से इन तीनों चीजों को अलग अलग कर लेते हैं सो दैट हम उनको इंडिविजुअली बहुत अच्छे से समझ पाए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी सॉइल के अंदर प्रैक्टिकली इन तीनों चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। हम केवल ये काम करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट हमारे दिमाग में इन तीन चीजों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग एक व्यू बने और हम उन तीनों चीजों को अलग अलग फॉर्म में थोड़ा सा क्लियर कर सकें। अब यहाँ पर आप दो कैलकुलेशन देख पा रहे होंगे इस 3 फेज डायग्राम के अंदर। एक कैलकुलेशन आपको वॉल्यूम की दिखाई दे रही है और एक कैलकुलेशन आपको वेट की दिखाई दे रही है। इन दोनों कैलकुलेशन को समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अगर आप वॉल्यूम की कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जा रहा है वीएस, ये वीएस वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसके बाद आप यहाँ पर वीडब्ल्यू देखेंगे तो वीडब्ल्यू है वॉल्यूम ऑफ वाटर। वी ए देखेंगे तो ये वी ए है वी एयर, और यहाँ पर आपको वी वी दिखाई दे रहा होगा, तो वी वी है वी ऑफ वॉइड। व्हाट इज वॉइड? पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो वाटर और एयर इस पर्टिकुलर स्पेस में भरी हुई है, ये वाटर और एयर इस पर्टिकुलर स्पेस में भरी हुई है, इस स्पेस को हम लोग वॉइड बोलते हैं। जो भी खाली स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग वॉइड बोलते हैं। इस वॉइड में एयर और वाटर आके भरते हैं। तो बेसिकली इस 3 फेज डायग्राम से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल का टोटल फॉर्मूला देखना चाहें तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फर्दर मोर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वी वॉइड की जगह मैं लिख सकता हूं वी ऑफ वाटर प्लस वी ऑफ एयर। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन गया, और मैं प्लस इसमें कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इज दैट क्लियर और नॉट? ये मेरा टोटल वी सॉइल या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेरा यहां से बन जाता है, और मैं हमेशा इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉइल को फाइंड आउट भी करूंगा। फर्दर मोर अगर आप वेट वाले जगह आते हैं, आप वेट वाली साइड आते हैं, तो वेट वाली साइड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि नीचे वाला जो वेट है वो उसमें वी डी लिखा हुआ है, डब्ल्यू डी लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू डी। इस डब्ल्यू डी के अंदर ये लोग डी से क्या दिखाना चाहता है, ये डी से दिखाना चाहता है डब्ल्यू ड्राई, है ना। वाई ड्राई? जब सॉइल एकदम ड्राई स्टेट में होगी, जब उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, तब उसका वेट ड्राई वेट के बराबर, उसका वेट सॉलिड वेट के बराबर रहता है, क्योंकि एयर का वेट हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो जब वाटर और एयर नहीं होगी तब सॉलिड डब्ल्यू ड्राई के बराबर होंगे। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि हम इसको किस चीज से दिखाएं, डब्ल्यू सॉलिड से दिखाएं, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आगे जितने भी हमारी बातचीत होगी या आगे हम जब भी कभी 3 वेव डायग्राम से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको डब्ल्यू डी नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको डब्ल्यू सॉलिड लिखा करेंगे। दूसरा ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू वाटर, और यहाँ पर डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 0 क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डब्ल्यू एयर मतलब एयर का जो वेट होता है उसको हम लोग 0 लेकर के चलते हैं। 0 लेने का रीजन क्या है, अगर आप वाटर और सॉलिड इन दो चीजों से कंपेयर करते हैं तो आपकी सॉइल के अंदर वेट नहीं होता, आपको सॉइल के अंदर ज्यादा वेट एयर का नहीं मिलता, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वाटर और सॉलिड के कंपैरिजन में एयर बहुत हल्की होती है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कभी भी एयर के वेट को सॉइल के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डब्ल्यू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया, मतलब डब्ल्यू वी मतलब वॉइड का वेट, वॉइड का वेट इक्वल्स टू वाटर का वेट लिख दिया, क्योंकि एयर का वेट नहीं लिया है। मतलब मैं डब्ल्यू सॉइल को कैसे लिख सकता हूं, मैं डब्ल्यू सॉइल को लिख सकता हूं कि डब्ल्यू सॉइल इक्वल्स टू रहेगा डब्ल्यू वॉइड प्लस डब्ल्यू सॉलिड। और फर्दर मोर सिंस डब्ल्यू एयर इक्वल्स टू 0, तो मैं डब्ल्यू सॉइल को कैसे लिख पाऊंगा, मैं डब्ल्यू सॉइल को लिख पाऊंगा डब्ल्यू ऑफ वाटर, केवल वाटर, प्लस डब्ल्यू ऑफ सॉलिड। मतलब एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में चल रहे हैं तो वॉल्यूम के टर्म्स में सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वो वॉल्यूम निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर आप वेट के टर्म्स में चल रहे हैं तो वेट निकल के आता है वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ वॉइड में केवल वेट ऑफ वाटर रहेगा, एयर नहीं ली जाती, है ना। ये चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर आप लोग याद रखेंगे, इसको अपनी मेमोरी में बहुत अच्छे से रखेंगे।
नाउ सी क्लियरली, नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं। द थ्री फेज डायग्राम इज सिंपल एंड इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सॉइल्स। का मतलब क्या है कि ये डायग्राम एकदम इमेजिनरी है, इसके अंदर हम लोगों ने रियल व्यू नहीं दिया सॉइल का, उसका जो एक्चुअल सैंपल होता है हमने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया। तो इस चीज को अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रखेंगे, दूसरा एयर वाली बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। नो सी, ओ अगेन छोटू आ गया, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। छोटू जब भी आता है ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होता है। छोटू क्या बोल रहा है? छोटू बोल रहा है कि अ सॉइल मास कंसिस्ट्स ऑफ दी सॉलिड पार्टिकल्स एंड दी वॉइड्स इन बिटवीन देम। वही जो मैंने आपको भी बताया था कि जो सॉइल मास होता है उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो खाली जगह होती है उसे हम वॉइड बोलते हैं। द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर और वाटर। ये भी आपको बहुत क्लियर है, या तो एयर से भरा होगा या फिर वाटर से भरा होगा। लेकिन नीचे छोटू क्या बोल रहा है? voids can never be eliminated from soil mass as soil solid are of irregular size and shape, hence they can't be arranged to attain zero void। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल मैकेनिक्स में, इसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए सॉइल के सॉलिड को, सॉइल के पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कभी भी आपको परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर ऐसा दिखाई नहीं देगा। आपको कैसा दिखाई देगा? किसी भी रेगुलर शेप का, उसका कोई भी शेप हो, नेचुरली फॉर्म होता है तो उसका कुछ भी शेप हो सकता है, कुछ भी उसका साइज होगा, किसी भी साइज का वो पार्टिकल रहेगा। अब अगर ये पूरे पार्टिकल्स इरेगुलर साइज और इरेगुलर शेप के हैं तो हम कभी भी इन पार्टिकल्स को इस तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते, हम इन पार्टिकल्स को कभी भी इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पर जीरो वॉइड अटेन हो जाए। जीरो वॉइड अटेन हो जाएगा मतलब क्या? हमें यहाँ पर एकदम जीरो वॉइड मिले और 100% सॉलिड ही सॉलिड हो जाए, ये संभव ही नहीं है। देखिए जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स एकदम रेक्टेंगुलर होती हैं, अगर आप उनको एक दूसरे पे चिपका चिपका के मिलाएंगे तो हो सकता है परफेक्टली आपकी अगर शेप्ड ब्रिक्स हैं तो वो जीरो वॉइड करके आ जाए। लेकिन अगर आपके इरेगुलर पार्टिकल्स हैं तो इरेगुलर पार्टिकल्स तो कभी ऐसे जम ही नहीं सकते। इरेगुलर पार्टिकल को आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो, उनके बीच में हल्का फुल्का वॉइड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कभी भी सॉइल के अंदर से वॉइड को जीरो नहीं किया जा सकता, सॉइल के अंदर हमेशा वॉइड रहेगा। और अगर सॉइल के अंदर हमेशा वॉइड रहेगा तो सॉइल के अंदर हमेशा एयर या वाटर या फिर दोनों भी रहेंगे, ठीक है। आप उसको भी कभी भी नहीं हटा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सी, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बातें फेज डायग्राम के बारे में लिखी हुई हैं। वो बातें क्या हैं उनको एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला बोलता है कि बेस्ड ऑन सैचुरेशन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो सॉइल का सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या कि उसके अंदर कितना वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर कितनी एयर भरी हुई है, इसको हम सॉइल का सैचुरेशन बोलते हैं। तो सॉइल के सैचुरेशन के बेसिस पर सॉइल तीन टाइप से क्लासिफाई की गई है। पहली होती है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, अगली होती है फुल्ली ड्राई सॉइल और अगली होती है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। एक एक करके इनको समझते हैं। जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है कि ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, है ना। मतलब उसके अंदर जो एयर है वो एकदम कितनी हो गई? जीरो हो गई। एयर बिल्कुल है ही नहीं। आपने सॉइल के अंदर इतना पानी डाला, इतना पानी डाला कि पूरी की पूरी एयर बाहर निकल गई और पूरे वॉइड्स 100% किससे फिल हो गए? वाटर से फिल हो गए। उसको हम बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसने डब्ल्यू एयर को जीरो कर दिया, और अगर डब्ल्यू एयर को जीरो कर दिया तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल क्लोज टू डब्ल्यू सॉलिड प्लस वाटर बन गया। प्लस आप वॉल्यूम का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल बन जाएगा वी वाटर प्लस वी सॉलिड। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि अब एयर तो है ही नहीं, जितना भी वी वाटर है वो किसके बराबर रहेगा? वो वी वॉइड के बराबर रहेगा। क्योंकि वॉइड किससे भरा हुआ है? केवल वाटर ही वाटर में भरा हुआ है। यहाँ पर एयर एकदम खत्म हो चुकी है और जो एयर का पर्टिकुलर पोर्शन था उसमें भी आपने क्या भर दिया है? उसमें भी आपने पानी पानी भर दिया, उसमें भी आपने वाटर वाटर भर दिया है। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी क्लियरली, अगर हम दूसरे टाइप की सॉइल देखते हैं दैट इज फुल्ली ड्राई सॉइल। तो फुल्ली ड्राई सॉइल के अंदर क्या हो रहा है? ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर। मतलब आपने पानी को पूरा बाहर निकल दिया। सपोज दैट आपने सॉइल को ओवन में रख दिया 24 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे के लिए आप उसको ओवन में प्लेस करते हैं तो उसका पूरा का पूरा वाटर एवापोरेट हो जाता है। वाटर वॉइड से बाहर निकलेगा, एयर एटमॉस्फेयर से जाके उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। थोड़ा सा बीच में आप लोग मत बोलिए, अपना सभी का जो माइक्रोफोन है उसको ऑफ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू वाटर इक्वल्स टू हो गया, क्योंकि वाटर भी सॉइल के अंदर नहीं है। तो मेरा जो डब्ल्यू सॉइल है वो किसके बराबर हो गया? डब्ल्यू सॉलिड प्लस डब्ल्यू एयर। दूसरा जो मेरा वी सॉइल है वो मेरा वी सॉइल किसके बराबर हो जाएगा? मेरा वी सॉइल हो जाएगा वी ऑफ एयर प्लस वी ऑफ सॉलिड। और एक बात और यहाँ पर देखने के लिए रहेगी, जो मेरा वी एयर है वो किसके बराबर रहेगा? वो पूरा का पूरा बराबर रहेगा वी वॉइड के। क्योंकि वॉइड में क्या भरा हुआ है? वॉइड में केवल एयर भरी हुई है, वॉइड में बिल्कुल भी वाटर नहीं है।
तो दो तरह की सॉइल हो गई, है ना। एक मेरी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गई और एक मेरी फुल्ली ड्राई सॉइल हो गई। फुल्ली ड्राई सॉइल में डब्ल्यू एयर को भी आप जीरो रख सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू एयर को जीरो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको डब्ल्यू सॉइल इक्वल्स टू डब्ल्यू सॉलिड मिल जाएगा। और ये जो डब्ल्यू सॉइल हमको मिलेगा यहाँ पर, इस डब्ल्यू सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू डी। डब्ल्यू डी का मतलब वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल किसके बराबर होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमेशा रहता है वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। इसके बाद होती है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। मोस्टली सॉइल यही होती है क्योंकि हल्का फुल्का मॉइस्चर सभी सॉइल्स में होता है। और एकदम सैचुरेटेड सॉइल भी बहुत मुश्किल समय मिलती है। अगर हम एकदम रिवर बेड के नीचे जाकर देखेंगे, लेक के नीचे जाके देखेंगे, या रेनी सीजन में एकदम हम जब रन ऑफ हो रहा होगा तब देखेंगे, तब हमें सॉइल जनरली फुल्ली सैचुरेटेड मिलती है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द सॉइल हमें पार्शियली सैचुरेटेड ही मिलती है। तो पार्शियली सैचुरेटेड क्या है, सम ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर एंड रिमेनिंग आर फिल्ड विद एयर। मतलब जो वॉइड स्पेस है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर ये जो फिगर बना हुआ है, ये वाला फिगर आपका एक पार्शियली सैचुरेटेड का ही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी जगह वाटर ने घेर के रखी हुई है और थोड़ी सी जगह इसके अंदर एयर ने घेर के रखी हुई है। इसलिए हम इस तरह की सॉइल को हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू हो जाएगा वी ऑफ वॉइड प्लस वी ऑफ सॉलिड। और जो वी ऑफ वॉइड है वो वी ऑफ वॉइड अब किसके बराबर रहेगा, दोनों के बराबर रहेगा। उसमें वी ऑफ एयर भी रहेगा प्लस वी ऑफ वाटर भी रहेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो कोई कुछ पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। नौ सी, अभी हमें इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल की स्टार्ट करनी है ना। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जब भी कभी कोई बुक देखते हैं या कोई बुक खोलते हैं या कोई बुक खरीदने जाते हैं, तो वो बुक आप जब उसको समझते हैं कि उस बुक के अंदर क्या है, मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या बुक मेरे काम की है या नहीं है, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ते। आप केवल क्या करते हैं, उसका पहला दूसरा पेज पढ़ते हैं जिसके ऊपर इंडेक्स दी हुई होती है ना। इंडेक्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो इंडेक्स वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। इंडेक्स किसी भी चीज को क्लासिफाई करती है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें इंडेक्स के थ्रू उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो चीज क्या है, वो चीज कैसी है, उसकी आइडेंटिटी हमें पता पड़ जाती है। इसीलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। सिमिलरली सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम ये समझ सकें कि वो सॉइल कौन सी है, हम उस सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकें और उस सॉइल को क्लासिफाई कर सकें कि वो सॉइल किस टाइप की है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई होगी, इंडेक्स प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है ना, इंडेक्स प्रॉपर्टी। अगली बात क्या होती है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज कभी भी सॉइल की बहुत अच्छे से नहीं निकाली जा सकती। हालांकि आजकल बहुत अच्छे इन सिटू मेथड्स अवेलेबल हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन वाटर कंटेंट के अंदर होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एक्चुअली निकाल सकते हैं। लेकिन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उस दिक्कत के लिए जो जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है सैंपलिंग। कभी भी आपको सॉइल की कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है तो आपको उसका सैंपल लेकर के आना पड़ेगा लैब के अंदर। जब आप सैंपलिंग करेंगे, जैसे आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, आपने यहाँ पर सैंपलिंग करी, और सैंपलिंग करने के बाद आपने उस सैंपल को यहाँ पर रखा लैब के अंदर ला करके, तो कभी भी सॉइल जिस स्टेज में नेचुरली थी उस स्टेट में वो सैंपल में नहीं रहेगी। सॉइल बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है ना। उसके पार्टिकल्स अगर थोड़ा भी एक दूसरे के पास पास आ जाएं या थोड़ा भी एक दूसरे के दूर दूर चले जाएं तो उसका वॉइड रेशियो चेंज हो जाता है, उसके वॉइड्स कम हो जाते हैं, उसके वॉइड्स ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सॉइल की जब भी कभी हम सैंपलिंग करेंगे तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो रीमोल्डेड हो जाएगी। और अगर वो रीमोल्डेड हो जाएगी तो कभी भी उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम लोग 100% बहुत अच्छे तरीके से नहीं निकाल सकते। खैर, हम उसकी लगभग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं, और वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सॉइल के बिहेवियर के बारे में, उस सॉइल के यूज के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे। तो सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ना चालू करते हैं और एक एक करके देखते हैं सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, इस वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी मानी जाती है सॉइल की, और सॉइल के बिहेवियर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। वाटर कंटेंट का जो एक फॉर्मूला सब बच्चे रट के चलते हैं, वो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये फॉर्मूला सही नहीं है ना, इस चीज को थोड़ा सा अपने मेमोरी के अंदर बहुत अच्छे से रखें। कभी भी किसी भी बड़े इंटरव्यू में
या कभी भी किसी भी बड़े एग्जाम में कभी भी इस चीज को रिस्पॉन्ड ना करें। सॉइल के वाटर कंटेंट का मतलब वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल और अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं होता है ना। ये हमने बनाया हुआ फॉर्मूला है, या फिर हम कह सकते हैं कि बीसी पुनमिया का या रामाराम मरुथम का फॉर्मूला है। अगर आप किसी भी अच्छे रिच टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, किसी फॉरेन राइटर की बुक प्रेफर करेंगे, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। अब बेसिकली वाटर कंटेंट होता है क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा। वाटर कंटेंट बेसिकली सॉइल के अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है कि सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, वो कितना मॉइस्चर अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब हमेशा एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए, जैसे लेट अस सपोज दैट आपने एक टेस्ट दिया है ना, आप एक एग्जाम में अपीयर हुए और आपको ये देखना है कि आपकी उस एग्जाम के अंदर कैपेसिटी कितनी थी, है ना, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी रखते हैं। तो आपने टेस्ट दिया और आप टेस्ट में परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, और जो आपका परसेंटेज आएगा लगभग लगभग उतनी आपकी कैपेसिटी होगी। तो लेट सपोज दैट कि आपने एग्जाम दिया 100 मार्क्स का और आपके उसमें 70 मार्क्स आए, तो अपनी कैपेसिटी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 40/100। 40 मतलब ऑब्टेन्ड और 100 मतलब टोटल। आपने टोटल से डिवाइड क्यों किया, टोटल से डिवाइड इसीलिए किया, टोटल से डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि वो टोटल मार्क्स थे जिन्हें आप ऑब्टेन कर सकते थे, वो टोटल था। तो टोटल के करस्पॉन्डिंग ही कभी भी कैपेसिटी परसेंटेज निकल सकता है। वाटर कंटेंट क्या होती है, वाटर कंटेंट सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर किसी सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। हमेशा इस बात को अच्छे से याद रखिए, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑब्टेन्ड मतलब कितना वाटर होल्ड हो रहा है या कितना वाटर होल्ड हो सकता है, अपॉन टोटल। टोटल मतलब पूरी की पूरी सॉइल का वेट। तो वाटर कंटेंट हमेशा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल अपॉन वेट ऑफ टोटल सॉइल। लेकिन वेट ऑफ टोटल सॉइल कौन सी स्टेट में, वो स्टेट जब मैक्सिमम वाटर रिटेन हो सके, क्योंकि हमको मैक्सिमम कैपेसिटी देखनी है, हमको सॉइल की मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है। इसलिए सॉइल का वो वेट जो मैक्सिमम वाटर रिटेन कर सकता है, और सॉइल मैक्सिमम वाटर कब रिटेन करेगी, जब ड्राई स्टेट में होगी तो वो मैक्सिमम वाटर रिटेन करेगी, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी वाटर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर अपने पास रख सकती है। इसीलिए सॉइल वाटर कंटेंट डिफाइन किया जाता है वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल अपॉन वेट ऑफ टोटल ड्राई सॉइल। ऑलवेज रिमेंबर इट बड़ी क्लियरली। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल होता है उसको मैं क्या बोल देता हूं, वेट ऑफ ड्राई सॉइल जो होता है उसको मैं क्या बोल देता हूं, वेट ऑफ सॉलिड। क्योंकि उसके अंदर लिक्विड तो है नहीं, वाटर तो है नहीं, केवल एयर है। और डब्ल्यू ऑफ एयर को अपन लोग क्या मान के चलते हैं, उसको अपन 0 मान के चलते हैं। तो डब्ल्यू सॉलिड किसके बराबर, डब्ल्यू ड्राई के। इसीलिए इंडियन राइटर्स या फिर जो नॉर्मल बुक्स हैं वो इसको इस तरीके से लिख के जाती हैं। और मैथमेटिकली ये फॉर्मूला इसी तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी कभी वाटर कंटेंट आप निकालेंगे तो नीचे वेट ऑफ ड्राई सॉइल लिखेंगे, और नीचे वेट ऑफ ड्राई सॉइल लिखने की वजह से वहां पर वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एयर को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन जो रियल फॉर्मूला है वो यही है। हम जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला अपने क्वेश्चंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को हम लोग इस वाले को यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, वाटर कंटेंट आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वाटर कंटेंट के बारे में और भी कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, आप कई किताबों में या कई क्वेश्चंस में अपने एग्जाम के अंदर वाटर कंटेंट को मास के टर्म्स में भी देखेंगे। देखिए वेट और मास में ज्यादा अंतर नहीं होता है ना, वेट और मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेट एक रिलेटिव पैरामीटर होता है और मास एक एब्सोल्यूट पैरामीटर होता है। दोनों के अंदर जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, किसी भी चीज का आपको वेट फाइंड आउट करना है तो आप उसका मास फाइंड आउट कीजिए और उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का इंटू कर दीजिए। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 to 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग रखते हैं ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा। तो अगर आप किसी भी चीज का वेट फाइंड आउट करना है तो वेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, उसका मास निकालिए। मास काय में निकल के आएगा केजी में, और जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो उससे आपको उसका वेट पता पड़ जाएगा किलो न्यूटन में और न्यूटन में। ये रिलेशनशिप किसने दिया था, ये रिलेशनशिप दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने जब अपना सेकंड लॉ दिया था तो सेकंड लॉ के अंदर उन्होंने कहा था F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma का मतलब F उन्होंने क्या बोला था, फोर्स। वेट एक फोर्स की फॉर्म होती है, और m उन्होंने क्या बोला था कि ये मास है, और a उन्होंने क्या बोला था कि ये एक्सीलरेशन है। इसका क्लियर होना। तो यहां से हम लोगों ने वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन जी रख दिया, तो हमें वेट इक्वल्स टू मास इनटू जी मिल गया। तो अगर हमें किसी भी चीज का वेट दिया हुआ है तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ऊपर आपको वेट में इसको मास में कन्वर्ट करना है तो वेट की जगह क्या रख दीजिए, मास ऑफ वाटर इंटू जी, और नीचे क्या रख दीजिए, मास ऑफ
सॉलिड्स इनटू जी। जी से जी दोनों जगह पर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मास ऑफ वाटर रिटेन्ड, मास ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो W का फॉर्मूला मास में लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि जी से जी कैंसिल आउट हो गया, वहां पे कुछ अंतर नहीं आया। वेट अगर आप लिखेंगे तो वेट आपको किलो न्यूटन में या न्यूटन में दिए हुए होंगे, मास अगर आप लिखेंगे तो मास आपको केजी में या फिर ग्राम में व्हाटएवर दिए हुए होंगे, ठीक है ना। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे को। अदर इंपॉर्टेंट जो एक हमें डिस्कशन करना है वो करना है रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में वो फुली यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। रेंज ऑफ वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट की रेंज क्या है, वाटर कंटेंट कहां से कहां तक वेरी करता है। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ऊपर अभी तक दिख रहा है। अगर हम इसकी अपर लिमिट निकालना चाहें, है ना, पहले लोअर लिमिट पे आते हैं, इसकी लोअर लिमिट निकालना चाहें तो लोअर लिमिट क्या होगी, हमने एक फॉर्मूला देखा। देखिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सिंस इट इज अ इंडेक्स डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ वेट और मास, तो मास कभी नेगेटिव होते नहीं है। किसी भी चीज का मास कभी भी -5 kg -10 kg सुना नहीं होगा आपने, है ना। वेट माइनस में कभी हो नहीं सकता, तो वेट माइनस में हो नहीं सकता तो डब्ल्यू कभी माइनस में तो जा ही नहीं सकता। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। हम चेक करते हैं ये वैल्यू 0 है या नहीं है। वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड, अगर इफ W को 0 होना है तो ऊपर वाली चीज को 0 होना पड़ेगा, तो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना। कब, ड्राई सॉइल के केस में। अगर सॉइल ड्राई है, अगर सॉइल को 24 घंटे के अंदर ओवन में 24 घंटे के लिए ओवन में पटक दिया जाए तो वो सॉइल एकदम ड्राई हो जाएगी, और अगर वो सॉइल एकदम ड्राई हो जाएगी तो उसके अंदर जो वेट ऑफ वाटर होगा वो एकदम 0 हो जाएगा, और जब वो 0 होगा तो हमारा W भी क्या होगा, W भी हमारा 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तो मेरे ख्याल से इसकी सबको समझ में आती है, 0 फॉर ड्राई सॉइल। अब हम बात करते हैं इसकी अपर लिमिट की, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। तो हमने फिर से फॉर्मूला देखा, तो W की वैल्यू ज्यादा होनी है तो वेट ऑफ वाटर रिटेन को ज्यादा होना पड़ेगा। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन कितना ज्यादा हो सकता है, वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप लोगों ने कल थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था, आप लोगों ने ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में सुना होगा, है ना। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल अपने ड्राई वेट का 300% या इससे भी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है ना। एक सॉइल होती है बेंटोनाइट, कल हमने इसके बारे में भी सुना था। बेंटोनाइट कैसे बनती है, बेंटोनाइट कैसे बनती है, वॉल्केनिक एश से बनती है, केमिकल गैदरिंग ऑफ वॉल्केनिक एश, और उसका ड्रिलिंग में हम लोग यूज करते हैं। बेंटोनाइट अपने ड्राई वेट का 500% तक वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 500 टाइम्स तक, इवन इससे भी ज्यादा, कई बेंटोनाइट सॉइल होती हैं जो 700% तक जाती है, इससे भी ज्यादा। मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, इस बात को अच्छे से याद है, मैं टाइम्स नहीं बता रहा हूँ, 300 टाइम्स नहीं है, 300%, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अपने दिमाग में अभी बसा के रखेंगे, है ना, मैं परसेंटेज में बातचीत कर रहा हूँ। तो ब्लैक कॉटन सॉइल अपने ड्राई वेट का 300% तक, और बेंटोनाइट सॉइल अपने ड्राई वेट का 500% या इससे भी ज्यादा वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब सोचिए, जब ये इतना वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर रही होंगी तो इनके ड्राई वेट से पानी का वेट बहुत ज्यादा रहा होगा, है ना। और बहुत ज्यादा रहा होगा तो ये वैल्यू एक से बड़ी भी रही होगी। अब ये वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, एक से कोई लिमिट नहीं, डिपेंड करता है सॉइल की मिनरोलॉजी के ऊपर, कि सॉइल के जो सॉलिड्स हैं वो वाटर को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉइल के अंदर वाटर का एब्जॉर्ब होना क्लियरली उसकी मिनरोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल के मिनरल किस चीज के बने हुए हैं और वो पानी को किस तरीके से अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, इज दैट क्लियर और नॉट। तो सॉइल का मिनरोलॉजी कितना स्ट्रॉन्ग है वाटर के लिए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई सॉइल कितना वाटर स्टोर कर सकती है हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसकी कोई भी अपर लिमिट डिफाइन नहीं है, इसकी वैल्यू एक से बहुत बड़ी होती है, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये कितना ऊपर तक जाएगा वैल्यू, इसीलिए हम इसकी अपर लिमिट को अभी डिफाइन नहीं करते, हम लिख देते हैं लो अपर लिमिट, कितनी भी वैल्यू ले सकती है। तो सही बच्चे याद रखेंगे, अगर W की कभी रेंज पूछी जाती है तो उसका आंसर क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कितना ग्रेटर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। 0 का मतलब कि ये वैल्यू आपकी, ये सॉइल आपकी क्या है, ये सॉइल आपकी ड्राई सॉइल है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज सभी लोगों को एकदम क्लियर होगी। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसके बारे में आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले अपने पैरामीटर के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा जो अगला इंडेक्स प्रॉपर्टी है, जो अगला पैरामीटर है वो वॉइड रेशियो है। नाउ व्हाट इज वॉइड रेशियो, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वॉइड रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मुझे क्या बता रहा है, ई मुझे क्या बता रहा है, ई मुझे किसी भी सॉइल की डेंसनेस के बारे में एक आइडिया दे रहा है ना, कि उसका डेंसनेस कैसा है। डेंसनेस की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन डेंसनेस के बारे में एक आइडिया दे रहा है। मतलब ई की वैल्यू अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा लिखी हुई है, तो ई की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो आपको क्या बताती है कि सॉइल के अंदर वॉइड तो बहुत ज्यादा है और सॉलिड बहुत कम है। मतलब वॉइड सॉलिड्स के कंपैरिजन में वॉइड ज्यादा है।
तो आप क्या समझ जाएंगे कि सॉइल की जो डेंसनेस है, वो सॉइल की डेंसनेस कैसी है, कम है। सॉइल बहुत कम डेंस है, उसके अंदर वॉइड ज्यादा है, सॉलिड कम है। अगर ई की वैल्यू कम होती है तो ई की वैल्यू कम होगी, मतलब वॉइड कम होंगे, सॉलिड ज्यादा होगा। और वॉइड कम सॉलिड ज्यादा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉइल बहुत डेंस है, उसकी डेंसनेस बहुत अच्छी है। तो ई हमें डेंसनेस के बारे में एक आइडिया देता है, ई हमें सॉइल के बारे में एक छोटा सा आइडिया देता है। नाउ सी, वॉइड रेशियो के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या है। अगर सॉइल का वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा है, तो उस सॉइल के ऊपर आप इतनी आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको बहुत उस सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से सावधान रहने की जरूरत है। रीजन रीजन ये है कि वो सॉइल बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। अगर उस सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा वॉइड रेशियो है, तो उस बहुत ज्यादा वॉइड रेशियो के ऊपर जब वेट अप्लाई होगा, तो धीरे धीरे वॉइड रेशियो कम होगा, और धीरे धीरे वॉइड रेशियो कम होगा तो सॉइल के अंदर सेटलमेंट होंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सॉइल के अंदर जितने ज्यादा सॉलिड, वो सॉइल उतनी अच्छी। किसी सॉइल के अंदर जितने ज्यादा वॉइड, वो उस सॉइल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की उतनी ज्यादा संभावना है ना। हालांकि सॉइल कितनी अच्छी होती है कितनी अच्छी नहीं होती है, इसके लिए केवल वॉइड रेशियो जिम्मेदार नहीं है, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना। तो हमें एक बार में ये नहीं कह देना चाहिए कि नहीं, हम सॉइल को फाउंडेशन में यूज नहीं करेंगे, या इस सॉइल को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे केवल एक पैरामीटर के बेस पर। और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। वॉइड रेशियो के हिसाब से देखें तो अगर वॉइड रेशियो ज्यादा है, तो लोड लगाने पर कंप्रेसिबल सॉइल रहेगी, उसके अंदर कंप्रेशन के बहुत सारे स्कोप रहेंगे। और अगर वॉइड रेशियो कम है, तो सॉइल के ऊपर लोड लगाने पर उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर उतना कंप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वॉइड ही कम है, उसके अंदर स्कोप ही नहीं है कंप्रेशन का। इज दैट क्लियर और नॉट? दूसरी बात, फ्लूइड कंडक्टिविटी। फ्लूइड कंडक्टिविटी एक नाम होता है जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। कंडक्टिविटी को बेसिकली हम लोग परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने परमिबिलिटी पढ़ा होगा। अभी परमिबिलिटी को मैं केवल इतना बता देता हूँ, सॉइल के वॉइड्स में से जो पानी पास होता है, अगर हम सॉइल गमले में पानी डालते हैं, तो गमले में पानी सॉइल के थ्रू नीचे बैठता है, तो जो पानी के पास होने की प्रोसेस होती है उसको हम परमिबिलिटी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम परमिबिलिटी बोलते हैं बेसिकली। अभी इतना अपने दिमाग में याद रखिए। तो अगर सॉइल का वॉइड रेशियो ज्यादा, उसके अंदर वॉइड ज्यादा, उसके अंदर वॉइड ज्यादा, तो अच्छे से पानी पास हो जाएगा। अगर सॉइल के अंदर बहुत कम वॉइड रेशियो, तो सॉइल के अंदर वॉइड बहुत कम है। अगर सॉइल के अंदर वॉइड बहुत कम है, तो उसके अंदर पानी उतनी आसानी से पास नहीं हो पाएगा। तो जो वाटर जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू अ सॉइल, वो भी किससे इफेक्ट होता है, परमिबिलिटी को। जो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल होता है, जो परमिबिलिटी होती है, वो भी किससे इफेक्ट होती है, वाटर से कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। फर्दरमोर, हालांकि इन चीजों को उतना डायरेक्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को हम अभी नहीं समझ सकते। जब हम परमिबिलिटी पढ़ेंगे, तब हम परमिबिलिटी और वर्ड रेशियो का आपस में रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, है ना। के परमिबिलिटी एंड वर्ड रेशियो ई, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, वहां पर हम इस चीज को और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी मैं केवल आपको थोड़ी बहुत ये चीजें बता रहा हूँ, मतलब आपको हल्का फुल्का मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि सॉइल की डेंसनेस से इन चीजों के साथ क्या रिलेशनशिप है। पार्टिकल्स मूवमेंट, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इन लूज सॉइल पार्टिकल्स कैन मूव क्वाइट इजीली। जो लूज सॉइल होती हैं, जिनके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके अंदर पार्टिकुलर मूवमेंट बहुत आसान होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जो डेंस सॉइल होती हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर वॉइड बहुत कम होता है, सॉलिड बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल मूवमेंट उसमें उतना आसान नहीं होता। अब पार्टिकल मूवमेंट को मैं आपको समझाता हूँ, पार्टिकल मूवमेंट क्या होता है। सपोज दैट आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए आपने गंदा पानी सॉइल के ऊपर डाला। अब अगर उस सॉइल के अंदर वॉइड बहुत ज्यादा है, तो वो जो पर्टिकुलर आपका पानी है, वो पानी फिल्टर नहीं होगा और पार्टिकल्स पास कर जाएंगे उस सॉइल के थ्रू। लेकिन अगर आपका जो सॉइल है, उसके अंदर डेंसनेस बहुत ज्यादा है, सॉलिड बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर वॉइड बहुत छोटे 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 हैं, तो जो पार्टिकल्स होंगे ना उस पानी के अंदर, जो इम्प्योरिटी होगी, वो क्लॉक कर देगी उसके ऊपर की सरफेस को, जमा हो जाएगी उसके ऊपर, वो उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी। तो जो पार्टिकल मूवमेंट होता है, पार्टिकल मूवमेंट केवल वही हो पाता है जहां पर वॉइड स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। जहां पर वॉइड स्पेस अच्छा नहीं मिलता, वहां पर कभी भी सॉइल के थ्रू पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल फंस जाते हैं, सॉइल को क्लॉक कर देते हैं। फिर तीन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं वर्ड रेशो के बारे में, है ना। इनसे बेस्ड कभी कभार कुछ क्वेश्चन आता है, तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगेन छोटू आया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है। Void ratio is a mathematically stable parameter, as it consists of a volume of solids which remains constant in every state, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है V ऑफ void, मतलब void का वॉल्यूम, अपॉन V ऑफ सॉलिड। V ऑफ सॉलिड का मतलब सॉलिड का वॉल्यूम, है ना। अब क्या होगा, अगर आप किसी सॉइल के अंदर वाटर डाल रहे हैं, वाटर कम कर रहे हैं, तो void स्टेबल पैरामीटर नहीं है, है ना।
आपने किसी सॉइल के अंदर पानी डाला, तो सॉइल सैचुरेट हुई, आपने और पानी डाला। अब सॉइल तो अपने वजन से भी ज्यादा पानी अपने अंदर रख सकती है ना, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, उसका वॉइड बड़ा होना चालू होगा। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ना, उसके अंदर सॉइलिंग होती है, आप पानी डालते हैं ना तो उसके अंदर सॉइलिंग होती है। सॉइलिंग की वजह क्या होती है, उसके वॉइड बड़े होते जाते हैं, उसके वॉइड बड़े होते जाते हैं, मतलब वो और पानी भरता जाता है। तो वॉइड बड़े होंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, चेंज होता रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड स्टेबल पैरामीटर नहीं माना जाता। अगर आप सॉइल की स्टेट चेंज करेंगे, पानी मिलाएंगे, पानी हटाएंगे, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो लगातार चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को देखें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल मैकेनिक्स के अंदर एक ऐसा पैरामीटर माना गया है जो हमेशा स्टेबल रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। आप पानी डाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसके साथ कुछ भी कर लो, आप ओवन में रख दो, बहुत ज्यादा देर ओवन में नहीं रखना चाहिए, सॉलिड जलना नहीं चाहिए, सॉलिड डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इतनी सी कंडीशन रहती है। इसके अलावा आप सॉइल के अंदर कुछ भी कर लीजिए, जो सॉलिड्स होंगे उनका वॉल्यूम और उनका वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उनका वॉल्यूम उनका वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, इस पैरामीटर को स्टेबल बना के चलता है ना। नाउ सी क्लियरली, आगे छोटू क्या बोलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी है। ये चीज थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे लेकिन हालांकि मैं इस चीज को आपको क्लियर कर चुका हूँ शायद पहले ही, कि कभी भी वॉइड रेशियो सॉइल का जीरो नहीं हो सकता है। ये कभी कभार थोड़ा सा बच्चों को अजीबोगरीब लगता है, लेकिन मैं आपको फायदे वाली चीज अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि एक सॉइल के अंदर हम कभी भी वॉइड स्पेस को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल किससे मिलकर बनी हुई होती है, इर्रेगुलर शेप और इर्रेगुलर साइज के पार्टिकल से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो ई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, है ना। ई हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। नाउ सी क्लियरली, एक और चीज जो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकती है, अगर आप एक फाइन ग्रेन सॉइल और एक कोर्स ग्रेन सॉइल, अब ये फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक सॉइल को कोर्स ग्रेन बोलते हैं अगर उस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स 0.075 mm से बड़े हैं। और एक सॉइल को फाइन ग्रेन्ड बोलते हैं अगर उस सॉइल के पार्टिकल्स 0.075 mm से छोटे हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड के अंदर कौन कौन सी सॉइल आती है, सैंड कोर्स ग्रेन्ड होती है, ग्रेवल कोर्स ग्रेन्ड होती है, बोल्डर, मैंने कल ये सब चीजें आप लोगों को बताई थी, बोल्डर कोर्स ग्रेन्ड होती है, कोबल कोर्स ग्रेन्ड होती है। फाइन ग्रेन्ड के अंदर कौन कौन सी सॉइल आती है, सिल्ट फाइन ग्रेन्ड सॉइल मानी जाती है, क्ले फाइन ग्रेन्ड सॉइल मानी जाती है। नाउ अगर आप सेम वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोर्स ग्रेन्ड, और सेम वॉल्यूम ऑफ व्हाट, फाइन ग्रेन्ड, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। दोनों का वॉल्यूम आपने क्या रखा हुआ है, एकदम सेम रखा हुआ है। इसका वही भी वॉल्यूम लेट अस सपोज दैट वी है, और इसका भी वॉल्यूम लेट अस सपोज दैट वी है। तो सेम वॉल्यूम में किसका वर्ड रेशो ज्यादा होगा और किसका वर्ड रेशो कम होगा। ये क्वेश्चन व्यापम के अंदर पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का ईयर था व्यापम 2012, सॉरी 13, व्यापम 2013 में 1 मार्क का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल, इन दोनों में से किसके अंदर वर्ड रेशो ज्यादा होगा, किसके अंदर वर्ड रेशो छोटा होगा। अब मैक्सिमम बच्चे क्या, कोर्स ग्रेन, है ना। मैक्सिमम बच्चे का आंसर क्या लगा के आते हैं, कोर्स ग्रेन, और बच्चों को लगता है कि कोर्स ग्रेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके अंदर वर्ड बहुत बड़ा बड़ा होता है, फाइन ग्रेन इज द रॉन्ग आंसर। ये एग्जाम मैंने भी दिया था, आई गॉट 35 रैंक इन दिस एग्जाम, और इस एग्जाम के अंदर तकरीबन तकरीबन 25 क्वेश्चन गलत थे 100 में से, और उन 25 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे व्यापम को, और व्यापम ने उनमें से मैक्सिमम चीजों को माना भी था। अगर हम इन दो चीजों को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर हम ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, अगर हम दो सिनारियो लें, सपोज दैट हमने दो फुटिंग बनाई, है ना। हमने एक फुटिंग कंस्ट्रक्ट की, ये मेरी पहली फुटिंग है, और ये मेरी दूसरी फुटिंग है ना, ये मैंने दूसरी फुटिंग कंस्ट्रक्ट की हुई है। एक फुटिंग मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है सैंड के ऊपर, और एक मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है क्ले के ऊपर। सैंड मतलब कोर्स ग्रेन, क्ले मतलब फाइन ग्रेन, और मैं सेम लोड लगाता हूँ, बिल्कुल सेम लोड, डब्ल्यू यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, डब्ल्यू ही यहाँ अप्लाई करूंगा। तो आप क्या देखते हैं,
कि अगर आप छोटे से इंटरवल में देखेंगे 3 दिन में या 4 दिन में, तो आपको दिखेगा कि सैंड के नीचे बहुत सेटलमेंट हो गया, लेकिन क्ले के नीचे बहुत कम सेटलमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप एक लंबे स्पान में लेंगे, लंबा स्पान मतलब 20 साल, 50 साल, 40 साल, 10 साल, तो आपको दिखेगा कि सैंड के अंदर तो छोटा सा सेटलमेंट हुआ, लेकिन क्ले के अंदर बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो गया। क्ले को हम हाईली कंप्रेसिबल बोलते हैं, और उसके कंपैरिजन में सैंड को हम लो कंप्रेसिबल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जो वॉइड रेशियो था ना, वो वॉइड रेशियो कोर्स ग्रेन सॉइल का ज्यादा नहीं था, फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा था। स्ट्रेंज है ना, इसलिए ये वाले भाई साहब भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं इस वाली बात से कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैंने जो अभी तक पढ़ा था उसकी तो एफटेसी हो गई, वो तो कुछ मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है साइज ऑफ वॉइड, और दूसरी चीज होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड। पहली चीज होती है साइज ऑफ वॉइड, और दूसरी चीज होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड। साइज ऑफ वॉइड हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ही ज्यादा होगा। रीजन समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट एक सॉलिड था, है ना, बड़ा वाला। अब इस सॉलिड के अंदर अगर मैं इतने वॉल्यूम में देखूं, इतने वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, है ना, तो वॉइड कितनी है? 0। पूरा का पूरा क्या है? सॉलिड ही सॉलिड है। लेकिन अगर मैं इसी पूरे के पूरे बड़े सॉलिड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं, है ना, इसी को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं, अब अगर मैं इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगा, तो अपने ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक इतना बड़ा वॉल्यूम जिसके अंदर वॉइड बिल्कुल भी था ही नहीं, वॉइड 0 था, उसके अंदर अब वॉइड्स बन गए। देखिए, उसके अंदर अब वॉइड्स क्रिएट कर दिया आपने, अगर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उनके आसपास उतने ज्यादा वॉइड क्रिएट होंगे। आपको इसलिए लगेगा कि फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉइड कम होते हैं क्योंकि आपको इंडिविजुअल वॉइड का साइज कम लगता है, और वॉइड आपको आंखों से दिखाई नहीं देते। वहां पर वॉइड का साइज तो छोटा हुआ, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम में केवल एक सॉलिड आ रहा था कोर्स ग्रेन का, अब वहां पर सॉलिड भी आ रहे हैं और वॉइड भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी कभी हम सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कुछ भी बातचीत करेंगे, तो हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो ज्यादा रहेगा और कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो उसके कंपैरिजन में कम रहेगा। कोई भी सॉइल जितनी ज्यादा कोर्स ग्रेन होती जाएगी उसका वॉइड रेशियो उतना कम होता जाएगा, कोई सॉइल जितनी फाइन ग्रेन रहेगी उसका वॉइड रेशियो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल साइज ऑफ वॉइड या साइज ऑफ वॉइड की कभी भी बात आती है तो हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल आगे रहेगी। कोई भी सॉइल जितनी ज्यादा कोर्स ग्रेन होगी उस सॉइल के अंदर उतना ज्यादा आपको वॉइड मिलेगा। आप प्रैक्टिकल भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो बच्चे फील्ड पर थोड़ा बहुत काम किए हुए हैं या फिर जो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, फाउंडेशन के नीचे हम लोग गोल्ड डस्ट डालते हैं, है ना। फाउंडेशन के नीचे हम लोग गोल्ड डस्ट का एक लेयर डालते हैं या फिर ग्रेवल्स बिछाते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा जो भी अभी एम्बैंकमेंट बनते हैं, किसी भी रेलवे का एम्बैंकमेंट बनता है या फिर हाईवे का बनता है, तो वहां भी हम लोग कोर्स ग्रेन मटेरियल को नीचे बिछाना स्टार्ट करते हैं, बोल्डर और ग्रेवल्स। इन्हें हम क्यों बिछाते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो वॉइड का वॉल्यूम होता है ना, वो वॉइड का वॉल्यूम कम होता है। अब वॉइड का वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? इसका वॉइड रेशो कम होगा, होगा नहीं होगा? इसका वॉइड रेशो अगर कम होगा तो क्या होगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सॉइल क्या होगी? लो कंप्रेसिबल होगी। और जब इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा या इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी या इसके ऊपर से कोई हाईवे, कोई बस वगैरह कुछ गाड़ी गुजरेगी, तो उस पर्टिकुलर जगह का बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं होगा, वो चीज बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगी, और आप जितनी फाइन ग्रेन सॉइल का यूज करेंगे उसके अंदर उतना ज्यादा वॉइड होगा। आप कभी भी अपने हाथ से ट्राई कर लीजिए, आप सैंड को दबाने की कोशिश कीजिए, वो उतना नहीं दबेगा, लेकिन आप ब्लैक कॉटन सॉइल अगर ड्राई स्टेट में नहीं है, ड्राई स्टेट में थोड़ी हार्ड हो जाती है, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल को दबाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दबेगी, वो ज्यादा नीचे चली जाएगी। उसका रीजन क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्ले के अंदर ज्यादा है इसलिए कंप्रेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, बोल्डर ग्रेवल सैंड के अंदर उतना नहीं है इसलिए आपको कंप्रेशन कम मिल रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशो होगा वो ज्यादा होगा, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी उसका जो वॉइड रेशो होगा वो हमेशा कम रहेगा, है ना, जैसा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिखा हुआ है। ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, soil always has fine grained soil always has more void ratio than coarse grained soil, है ना। तो इन भाई साहब को थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं क्योंकि इन भाई साहब को अब मेरे ख्याल से ये वाली चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब ई की रेंज के ऊपर आते हैं। अगेन ये वाली चीज तो मैंने आपको बताई दिया है कि लोअर लिमिट इसकी 0 नहीं हो सकती। इसकी लोअर लिमिट 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वॉइड का कभी भी
वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सॉइल मिलकर बनी हुई होती है इर्रेगुलर शेप और साइज के पार्टिकल्स के साथ, इसलिए कभी भी उसका वॉइड रेशो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो से बड़ा रहेगा। दूसरी बात, क्या इसकी कोई अपर लिमिट होगी? हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं, है ना, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप सभी को मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला बहुत बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जिस समय एक ब्लैक कॉटन सॉइल अपने ड्राई वेट का 350% तक पानी एब्जॉर्ब कर रही है, 350% तक वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसने क्या कर ली है, अपने अंदर बहुत सारी सॉइलिंग कर ली है, वो बहुत सॉइल कर गई है, बहुत फूल गई है, सॉइलिंग हो गई है उसके अंदर। और उसके अंदर सॉइलिंग क्यों हुई? क्योंकि उसका जो वॉइड था उसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। और जब वो सॉइलिंग कर लेगी और उसके वॉइड का साइज बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है जितना सॉलिड का वॉल्यूम हो, वॉइड का वॉल्यूम उससे भी बड़ा बन जाए, वॉइड का वॉल्यूम है वो उसके भी ऊपर निकल जाए। इसीलिए जो ई है वो ई की वैल्यू एक से भी ज्यादा हो सकती है। कितनी ज्यादा हो सकती है हम कुछ नहीं कह सकते, कोई सॉइल अपने वॉल्यूम को कितना बड़ा कर सकती है, अपने वॉइड को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी, है ना, हम उसके बारे में एकदम शांत रहेंगे। वो डिपेंड करता है अगेन सॉइल की मिनोलॉजी के ऊपर कि वो अपने वॉल्यूम को कितना बड़ा कर सकती है, उसके अंदर कितनी सॉइलिंग हो सकती है। बेंटोनाइट के अंदर बहुत सॉइलिंग होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर भी ज्यादा सॉइलिंग होती है, इसका क्लियर नॉट। तो ई की भी कोई लिमिट नहीं होगी। अगर ई से ई की कोई रेंज पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, ई की रेंज होगी ग्रेटर देन जीरो। तो दो रेंज दोस्तों हम लोगों ने अब तक पढ़ ली, वाटर कंटेंट की रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ई की रेंज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, होस्ट आपको मौका देंगे क्वेश्चन पूछने का। जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है उसका नाम होता है पोरोसिटी। अगेन देयर इज अ वेरी सिंपल पैरामीटर। इस पैरामीटर के अंदर अगर हम देखते हैं, पोरोसिटी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, तो पोरोसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉइल में कितने पोर्स आ रहे हैं, उसके अंदर कितना वॉइड है, इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि एक सॉइल कितनी पोरस है ना, उस सॉइल के अंदर वॉइड कितना है। वॉइड रेशो को हम एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म्स में। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द पोरोसिटी। तो क्लियर हो, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, बिल्कुल हमारे वर्ड रेशियो की तरह, लेकिन बस इतना सा अंतर है कि उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के कंपैरिजन में देखते हैं और इसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में देखते हैं। ये भी चीज क्या बताती है, ये भी चीज सेम चीज बताती है, क्या, डेंसनेस ऑफ सॉइल, है ना। ये भी चीज हमें डेंसनेस ऑफ सॉइल के बारे में बताती है कि सॉइल कितनी पोरस है। अगर ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम क्या बोल देंगे कि सॉइल के अंदर डेंसनेस कम है, क्योंकि उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा, उसके अंदर पोर ज्यादा है, उसके अंदर वॉइड ज्यादा है। और अगर ईटा की वैल्यू कम होगी तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी सॉइल बहुत डेंस है, उसके अंदर डेंसनेस बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर पोर बहुत कम है, सॉलिड बहुत ज्यादा है। रेंज के ऊपर बात करते हैं, है ना, रेंज के ऊपर बात करते हैं। रेंज के ऊपर अगर बात करें तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, है ना, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्यों होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैंने आपको पहले बताया कभी जीरो नहीं कर सकते, रेगुलर शेप पार्टिकल, रेगुलर साइज पार्टिकल, कोई भी गलती मत करना। तो लोअर लिमिट क्या हुई, जीरो से बड़ी। अपर लिमिट की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा हो सकता है क्या? सोचते हैं, बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, अरे यार सॉइलिंग भी हो सकती है, अभी सर ने बहुत कुछ बताया, 350%, 550%, पता नहीं क्या क्या बोल के गए। एक बात सोचिए, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर भी हो गए, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर भी हो गए, तो वहां पर क्या होगा, वॉइड ही वॉइड होगा, वहां पर हवाई हवा होगी, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, सॉलिड तो वहां पर होंगे ही नहीं, है ना। तो एक छोटा सा करेक्शन मैं इसके अंदर भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने वाले भाई ने छोटी सी गलतियां की हैं। तो इसकी अपर लिमिट क्या रहेगी, अपर लिमिट इसकी लेस देन वन रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी एक के बराबर नहीं हो सकती। एक के बराबर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से हमेशा कम ही रहेगा। इस बात को बड़े अच्छे समझिएगा अपने दिमाग के अंदर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉइल से छोटी रहेगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो गया तो वहां सॉइल तो है ही नहीं, वहां तो वॉइड ही वॉइड है, वहां तो केवल हवाई हवा है, वहां सॉलिड तो है ही नहीं, वहां वाटर तो है ही नहीं, फिर तो वो हवा है, फिर तो वो सॉइल थोड़ी है। तो ईटा की जो रेंज होगी, ईटा की रेंज क्या होगी, एक से छोटा और जीरो से बड़ा। ये मेरी ईटा की फाइनल रेंज हो जाएगी, पोरोसिटी की फाइनल रेंज हो जाएगी। तो हमने कितनी रेंज पढ़ ली, हमने दो रेंज पढ़ ली। डब्ल्यू की रेंज क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं अभी याद करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी चीजें। पोरोसिटी की जो रेंज है, वो पोरोसिटी की रेंज क्या बनी, एक से छोटी और जीरो से बड़ी। ई की जो रेंज है वो क्या मिली, जीरो से बड़ी। अगर सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नो अपर लिमिट है। ये मुझे तीन चीजें मैंने अब तक पढ़ ली हैं। आगे चलते हैं।
ओहो, ये तो दिक्कत हो गई। दो चीजें, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग डेंसनेस ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ वॉइड्स। केवल आपने कितना सा चेंज कर रखा है, आपने एक जगह नीचे वॉइड लिख दिया और एक जगह आपने क्या लिख दिया नीचे टोटल, एक जगह आपने सॉलिड लिख दिया और एक जगह आपने क्या लिख दिया नीचे सॉइल लिख दिया। दोनों दिखा किस चीज को रही है, पोरोसिटी को ही दिखा रही है, मतलब दोनों चीजें पोरोसिटी दिखा रही है, दोनों चीजें डेंसनेस को ही दिखा रही है, वॉइड्स को ही दिखा रही है। एक सॉलिड के टर्म्स में दिखा रही है और एक सॉइल के टर्म्स में दिखा रही है। अब जब दोनों चीजें सेम ही चीज दिखाती हैं, दोनों चीजें डेंसनेस ही दिखाती हैं, दोनों चीजें हमें यही बताती हैं कि सॉइल कितनी पोरस है, तो हम इन दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है? हम किसी एक चीज को ही पढ़ लेते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम उन दोनों चीजों को अलग अलग क्यों लेके चल रहे हैं? भाई वॉइड रेशियो पोरोसिटी तो अलग अलग पैरामीटर क्यों बनाए? जो भी अच्छा पैरामीटर होता उसे अपने पास रख लेते। लेकिन अगर दोनों को डेंसनेस ही दिखाना था, एक सॉलिड के टर्म्स में एक सॉइल के टर्म्स में, तो हमें दोनों चीजों को लेने की जरूरत क्या थी? इसका रीजन होता है सेल मैकेनिक्स के अंदर, उसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन भाई साहब का मुंह जितना फड़ा हुआ आपको दिख रहा है, वो थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ दिख सकता है। देखिए, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी दोनों एक ही चीज दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों डेंसनेस और पैकिंग अरेंजमेंट को दिखाते हैं, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वॉइड रेशियो मैथमेटिकल कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेबल चीज है, इसके अंदर एक स्टेबल पैरामीटर है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और पोरोसिटी एक थ्योरेटिकल पैरामीटर है जो सॉइल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है कि सॉइल कितनी पोरस है या कितनी पोरस नहीं है ना? अब इस बार क्या हुआ, छोटू थोड़ा सा टिपिकल चीज बोल गया, छोटू को भी समझ में नहीं आया, छोटू तो इंटेलिजेंट आदमी है, तो थोड़ी सी टिपिकल चीज बोल के चला गया, हमें समझ में नहीं आई। थोड़ा सा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट, मेरे ख्याल से उस एग्जाम्पल से आप सभी को ये वाली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ सी क्लियरली, सपोज दैट कि आप एक साइट पर गए और साइट पर आपने एक्सकवेशन किया। मान लीजिए, सोच लीजिए, आप एक जेसीबी लेके गए और जेसीबी से आपने वहां पर एक्सकवेशन किया और वहां से आपने कुछ सॉइल निकाली, और उसके बाद उस सॉइल का यूज करके आपने एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास, बहुत ही बढ़िया एक एम्बैंकमेंट तैयार किया, जिसपे आप जो मोनोरेल होती है, जो बुलेट ट्रेन होती है, उसको आप दौड़ाने वाले थे, मतलब आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए। तो आपने यहाँ से एक्सकवेशन किया और वहां पर जाकर आपने एम्बैंकमेंट बनाया। जितनी सॉइल यहाँ से निकाली थी आपने, उतनी सॉइल यहाँ पर यूज करी। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जितनी सॉइल आपने यहाँ से निकाली थी उतनी सॉइल आपने यहाँ पर यूज करी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से निकलने वाली सॉइल का वॉल्यूम और यहाँ पर यूज होने वाली सॉइल का वॉल्यूम सेम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सॉइल किस स्टेट में थी और यहाँ पर नो। सॉइल किस स्टेट में है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है यहाँ पर सॉइल लूज हो, लेकिन इम्बैंकमेंट बनाने के लिए आपने उसको क्या किया हो, बहुत कॉम्पैक्ट किया हो, तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसके वॉइड क्या हो गए होंगे, छोटे हो गए होंगे। तो वॉइड्स के छोटे होने की वजह से वो पर्टिकुलर सॉइल क्या हो गई होगी, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी और गड्ढा बहुत बड़ा रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दो मैंने आपको अलग अलग सिनारियो दिए। अब इन दोनों सिनारियो के बीच में क्या हो रहा है, एक स्टेप किसकी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के बीच में वॉल्यूम चेंज हो गया हो। ट्रांसपोर्टेशन किसमें हुआ होगा, ट्रक में। ट्रक में तो बहुत अच्छे धचके लगते हैं, बहुत इधर उधर आदमी होता है, पूरा का पूरा आदमी चेंज हो जाता है, तो सॉइल चेंज क्यों नहीं होगी? जब वो सॉइल ट्रक में बैठ के अपनी साइड तक जा रही होगी, तो सॉइल के अंदर क्या हुआ होगा, बहुत सारे धचके बचके लगे होंगे, तब भी उसके अंदर बहुत वाइब्रेशन हुए होंगे, तो तब भी उसका वॉल्यूम चेंज हुआ होगा। मतलब ओवरऑल बात, कहानी का जो शॉर्ट में जो कंक्लूजन है वो क्या है, कि यहाँ से जितनी सॉइल निकाली गई और यहाँ से जितनी सॉइल निकाली गई वो सेम है, एक ही है, सब कुछ बात है। जितनी सॉइल निकाली उसमें से ट्रक वाले ने बिल्कुल सॉइल चोरी नहीं करी, पूरी की पूरी सॉइल यहीं पर लाके पटकी। इंजीनियर भी ईमानदार था, उसने भी पूरा पूरा बिल बनाया ईमानदारी के साथ। तो सॉइल दोनों जगह एकदम बराबर थी। लेकिन अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर से आने वाली सॉइल और यहाँ पे आने वाली सॉइल का वॉल्यूम सेम होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दोनों का वॉल्यूम एकदम अलग अलग हो गया। फर्दर मुझे और क्या कंडीशन दी हुई है, ये एक्सक्लूजन साइट है, लेट अस सपोज दैट इसको नाम देता हूँ साइट ए, और दूसरी मेरी कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट है जहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, और लेट अस सपोज दैट मैं उसको नाम देता हूँ साइट बी। तो ये मेरी दो कंडीशंस हो गई, एक मेरी एक्सक्लूजन की कंडीशन है और दूसरी मेरी कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट साइट बी की कंडीशन है। सी क्लियरली मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन ड्राइंग्स को मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको वाली चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये जो वॉल्यूम है इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं इसको वी बी बोल रहा हूँ, क्योंकि साइट वी का वॉल्यूम, इसको मैंने फाइंड कर लिया। इसको मैंने फाइंड कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेपेजोइडल दिख रहा है, दिख रहा है आपको? इस एरिया का वॉल्यूम आप ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, और नीचे आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। इस वाले एरिया का फॉर्मूला आप इस वाली जगह का वॉल्यूम आप रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास इसकी हाइट भी होगी, तो इसका वॉल्यूम बड़ी आसानी से निकाल लेगा कोई भी इंजीनियर, है ना? अगर उसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी, उसने 9th 10th अगर ईमानदारी से, या फिर उसने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास ईमानदारी से पढ़ी है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा। तो उसने यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब उसके पास क्या कंडीशन आई,
उससे बोला गया कि एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकाल के बता, VA ये कितना है, सॉइल का वॉल्यूम एक्सकेवेशन साइट में कितना है ये निकाल के बता। अब ये गड्ढा क्या है, ये गड्ढा तो जेसीबी ने खोदा है, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, उसका कोई रेगुलर साइज नहीं है। अब वो गड्ढा कैसा होगा, कहाँ होगा, उसका वॉल्यूम आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि आपने जाके गड्ढे का मेजरमेंट कर लिया, जेसीबी का जामन हुआ होगा वहां जेसीबी ने खोदा होगा। अब आपको क्या करना है, एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकालना है। अब एक्सकेवेशन का वॉल्यूम और कॉम्पैक्टेड इम्बैक्टमेंट का वॉल्यूम इन दोनों को रिलेट करते हैं, कैसे हो सकते हैं ध्यान से देखना। पहला केस लेते हैं, सपोज दैट आपके पास पोरोसिटी मौजूद है, आपको ईटा ही पता है और आपको ईटा भी पता है, पोरोसिटी डिटरमाइन हो जाती है, वॉइड रेशो डिटरमाइन हो जाते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी है ना, ये लैब में डिटरमाइन हो सकते हैं। कैसे होते हैं हम इनको समझेंगे, इन चीजों को हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, इसी चैप्टर के अंदर अगले टॉपिक के अंदर हम समझेंगे, ये चीजें लैब के अंदर डिटरमाइन होती हैं। तो आपने यहाँ से सॉइल का थोड़ा सा सैंपल लिया और थोड़ा सा सैंपल आपने सॉइल का यहाँ से लिया, दोनों की पोरोसिटी निकाल ली। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला देखिए, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ना क्या आप दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सॉइल को यहां से वहां लेकर के आए तब वॉइड भी चेंज हो गया, और जब आप सॉइल को यहां से यहां लेकर के आए हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। क्या कोई भी चीज स्टेबल रही, कोई भी चीज कांस्टेंट रही? नहीं रही, वॉइड भी चेंज हो गई और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। मतलब हम पोरोसिटी के बेसिस पर तो किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, मतलब पोरोसिटी मैथमेटिकली हमारे किसी काम का नहीं है, हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। नाउ सी क्लियरली, बट सपोज दैट मैंने दूसरा ट्राई मारा और मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ से लेट अस सपोज दैट सैंपल लेके गया लैब के अंदर और मैंने दोनों जगह का क्या फाइंड आउट कर लिया, इस बार मैंने दोनों जगह का वॉइड को फाइंड आउट कर लिया, EA, और मैंने दोनों जगह का वॉइड को EB मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना? अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब मैंने ऊपर वाली चीज को देखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जब मैं सॉइल को ट्रांसपोर्ट करूंगा, कॉम्पैक्ट करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो चेंज होगा, लेकिन जब मैं सॉइल को ट्रांसपोर्ट करूंगा, कॉम्पैक्ट करूंगा तो सॉलिड चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। ये मेरा कांस्टेंट पैरामीटर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। तो नाउ सी मैंने क्या काम किया, दोनों जगह एक एक जोड़ दिया, E+1 इक्वल्स टू V ऑफ वॉइड अपॉन V ऑफ सॉलिड +1। तो यहां पर मुझे क्या मिला, E+1, और दूसरी जगह मुझे क्या मिला, V वॉइड प्लस V सॉलिड अपॉन V सॉलिड। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपको लगता है कि V सॉइल है? बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको, मुझे फाइनल जो फॉर्मूला मिला वो मिला E+1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा कैसा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ। तो मेरा प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप क्या निकल के आता है, इक्वल्स टू V सॉइल। यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, 1 प्लस EA अपॉन 1 प्लस EB इक्वल्स टू V सॉइल A अपॉन V सॉइल B। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला मिला, 1 प्लस EA अपॉन 1 प्लस EB इक्वल्स टू V सॉइल A V सॉइल B। V सॉइल B आपने पहले भी फाइंड आउट करके रखा था, EA और EB आपने लैब के अंदर जाके निकाल ली। यहाँ से आपको क्या पता पड़ जाएगा, यहाँ से आपको V सॉइल A पता पड़ जाएगा। तो हमने वॉइड रेशो की मदद से इन दोनों चीजों को कंपेयर करके, वॉइड रेशो की मदद से हमने इन दोनों चीजों को कंपेयर करके और हमने यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया यहाँ के वॉल्यूम से। अब पिछली वाली स्लाइड पे देखिए, और पिछली वाली स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है, पिछली वाली स्लाइड पे लिखा हुआ था वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी बोथ रिप्रेजेंट द डेंसनेस और पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल, बट द बेसिक डिफरेंस इज void ratio is used for mathematical comparison of soil properties, whereas porosity is a theoretical parameter used for identification of soil properties। मतलब हमें पोरोसिटी ये बताती है कि दोनों के बीच में मतलब कोई सॉइल है, वो सॉइल कितनी ज्यादा पोरस है या उसकी डेंसनेस कितनी है थ्योरेटिकली। और जो बेसिकली वॉइड रेशो होता है वो एक मैथमेटिकल पैरामीटर है। वॉइड रेशो होता है वो हमें ये बताता है कि अगर हम दो जगह पर सॉइल को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमको हम उसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, हम उनको किस तरीके से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, वॉइड रेशो और पोरोसिटी दो अलग अलग पैरामीटर हम लोगों ने क्यों लिए हुए हैं। ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है उस पैरामीटर का नाम होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि एक सॉइल के अंदर कितना वाटर भरा हुआ है, उसके कितने परसेंट वॉइड्स वाटर से भरे हुए हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कितना पानी सॉइल के अंदर भरा हुआ है। सैचुरेशन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब अगर सैचुरेशन की वैल्यू 40% है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 40% ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। 40% ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। इज दैट क्लियर और नॉट? ये वेरी किस किस के बीच में करेगा? ये वेरी करेगा 100% और 0%। इसकी रेंज 0% कब होगी? जब ये सॉइल हमारी क्या रहेगी? ड्राई रहेगी। और 100% कब होगी? जब हमारी सॉइल पूरी तरह सैचुरेटेड रहेगी। सैचुरेटेड का मतलब क्या? एयर 0, ड्राई का मतलब क्या? वाटर 0। सैचुरेटेड में केवल ये वाटर ही वाटर और ड्राई में केवल एयर ही है ना? तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, छोटा सा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इस फॉर्मूले को हम क्लियरली याद रख सकते हैं। नाउ ये छोटा सा एक आपको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा सॉइल का। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि ये तो दो चीज मैंने आपको बता दी कि अगर आपका सैचुरेशन 100% है सॉइल सैचुरेटेड है, सैचुरेशन 0% है सॉइल ड्राई है। नाउ अगर सैचुरेशन 0 से 20% के बीच में सॉइल ह्यूमिड होगी, 25% से 50% के बीच में तो सॉइल डैम्प होगी, 50% 75% के बीच में तो मॉइस्ट होगी, अथवा वेट होगी। ये चीज पूछी गई आपके एग्जाम में, है ना, कि अगर सॉइल का सैचुरेशन लेवल 30% है तो उस समय सॉइल का सैचुरेशन स्टेट कैसा है। ये चीज आपके एग्जाम में पूछी है कि सॉइल का सैचुरेशन स्टेट कैसा है, तो उस चीज को आप लोग क्लियरली मार्क कर सकते हैं कि वो डैम्प है। और यही चार ऑप्शन थे, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना, इसका और कोई तरीका नहीं होता। इसको याद रख लीजिएगा, 2-3 बार अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नौसी आगे चलते हैं। जो एक और कंटेंट होता है, एक और पैरामीटर होता है, आज का लास्ट, इसके बाद हम कुछ भी नहीं लेंगे। एक और पैरामीटर होता है, उसका नाम होता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन लगभग सेम ही चीज है। हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता था कि किसी सॉइल के अंदर कितना पानी है। एयर कंटेंट उल्टा ये बताता है कि किसी सॉइल के अंदर कितनी एयर है। वो क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब अगर इसकी इसकी वैल्यू 40% है तो इसका मतलब क्या कि वॉइड्स आर 40% फिल्ड विथ एयर, है ना, और 60% फिर किससे भरे हुए होंगे? वाटर से, है ना। इसका क्लियर होना? तो दोनों एक ही पैरामीटर है, एक एयर का परसेंटेज बताता है वॉइड्स के अंदर और एक वाटर का परसेंटेज बताता है वॉइड्स के अंदर। इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं होता। नाउ सी, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको छोटा सा याद रखना होगा, जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे। आपको छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, तो आपने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपन दोनों जगह वॉल्यूम ऑफ वेट, वॉल्यूम ऑफ वेट नीचे एलसीएम ले लीजिए। ऊपर क्या आ गया? वी एयर प्लस वी वाटर। नीचे क्या रहा? वी वॉइड्स। वी एयर प्लस वी वाटर भी क्या होता है? ये भी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही होता है। अगर ये भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? ए। तो हमें हमेशा याद कर रखना है एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन दोनों का सम क्या होता है? 1 और 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 30%, है ना, इसका मतलब क्या? 30% ऑफ वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। अब 30% में अगर वाटर भरा हुआ है तो आपको एयर का निकालना है, तो आप क्या कीजिए? 100 में से इसको माइनस कर दीजिए। चाहे ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए या नॉर्मली अपना दिमाग लगा लीजिए। आपको क्या मिल गया कि इसमें 70% क्या है? 70% एयर से भरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला थ्योरेटिकली समझ में आता है और प्रैक्टिकली समझ में आता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डिग्री ऑफ और एयर कंटेंट दोनों अलग अलग चीज नहीं होती, सेम ही चीज है। केवल हमने क्या किया हुआ है, एक वॉइड के अंदर कितना परसेंटेज एयर है, कितना परसेंटेज वाटर है, इस चीज को पता करने के लिए दो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। तो आप सभी लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। आज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। मैक्सिमम साइज ऑफ कुछ लोगों के डाउट है सर, बताइए कुछ लोगों के। अंकित श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा। बताइए। अंकित पहले पूछो अपना डाउट। हेलो सर। सर मैं बोल रहा था जो वॉल्यूम आप निकाल रहे थे एम्पैंकमेंट में, तो वो किसका ट्रेपोजेटल, वो एम्पैंकमेंट में निकाल रहे थे जो, ठीक है। तो उसमें अपन ट्रेपोजेटल से भी निकाल सकते हैं?
हाँ, एम्बैंकमेंट का तो ट्रेपेजोइडल से निकाल सकते हैं ना, मैंने बोला तो था आप लोगों से। जी। एम्बैंकमेंट है, इसको तो आप ट्रेपेजोइडल से, भाई पूरा ट्रेपेजोइडल बना लीजिए या एक ट्रेपेजोइडल एक रेक्टेंगल लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और जो अपन ने ये वॉल्यूम फाइंड फॉर्मूला आउट यूज करना किया है, है, क्या बोल रहे हैं। ये वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बेस पे निकाला है। केवल वॉइड रेशो के बेस पे निकाला है, पोरोसिटी कहाँ है इसके अंदर। जी जी हाँ, वॉइड रेशियो वॉइड तो रेशो, वैसे भी दो निकाल चीजों सकते को हैं। कंपेयर केवल वॉइड रेशो के टर्म्स में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वाली सॉइल यहाँ आई होगी तब कौन सी चीज कांस्टेंट रही है, ऐसा क्या है जो नहीं बदला, वो है सॉलिड। जितने सॉलिड जी जी। उतने ही सॉलिड यहाँ पर हैं। केवल यही एक ऐसी चीज है जो दोनों जगहों में क्या है, कॉमन है। जितने सॉलिड यहाँ थे उतने ही सॉलिड यहाँ पर है। वॉइड चेंज हो चुके हैं, सॉइल का वॉल्यूम भी चेंज हो चुका है। अब जी टर्म्स में एक ही चीज चलती है, वो है वॉइड रेशियो, तो हमें वॉइड रेशियो का यूज करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास, इसलिए हमने वॉइड रेशियो से वाला फॉर्मूला बनाया। ओके ओके सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव मिश्रा का। सर हाँ मेरा गौरव, नहीं है, वो गलती से सेंड हो गया था। अच्छा ठीक है। सर हेलो सर। हाँ सर हम ये और कह कोई रहे थे, पूछना चाहता है तो पहले रेज करेगा वो अपना हैंड, तब उसका क्वेश्चन आ पाएगा ना। अभी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, तो ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई हुई है, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने इसका आंसर ठीक अपने दिमाग में ले लिया होगा। अमन कुमार का डाउट है सर। 2 मिनट में ये क्वेश्चन ले लूं विकास जी, 8 क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल डिफाइन लेता है रेशियो ऑफ, तो ये सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन मास ऑफ सॉइल। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो वॉइड और सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड मतलब स्टेबल पैरामीटर, ये कहाँ हुआ करता था, ये वॉइड रेशियो में हुआ करता था, तो आंसर क्या होगा, सी। द रेशियो ऑफ द, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपके एग्जाम के ही ले रहा हूँ, है ना, या फिर मॉडल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मतलब आपके ही जो एग्जाम के लेवल के दूसरी स्टेट के एग्जाम होते हैं, राजस्थान में या उत्तराखंड में जो जेई का एग्जाम होता है, मैंने वहां से क्वेश्चंस लिए हुए हैं मोस्टली। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास। अब अगर टोटल सॉइल मास का वॉल्यूम आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, पोरोसिटी। हमने यही जो डिफरेंस था वो दोनों के अंदर पढ़ा था। फर्दर 4 क्वेश्चन और हैं जो हमने आज पढ़ा है, उसमें से द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स हम जानते हैं क्या होता है, वाटर कंटेंट। अगेन हमें पता है ये वाली बात। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आज के थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती से लिया गया है ना। इसका जो आंसर होता है वो अभी आप लोगों को आज के लिए ग्रुप में छोड़ना पड़ेगा, आज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी का क्वेश्चन है, ये यूनिट वेट का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग कल के टॉपिक में इस क्वेश्चन को फिर से लेंगे और वहां पर ये वाली डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड्स, है ना, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड्स, मतलब वॉइड के अंदर वाटर का परसेंटेज मैंने आपको बताया हुआ था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स इज नोन एज एयर कंटेंट, है ना। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन हैं, जो 7 क्वेश्चन आज के चैप्टर में से हम लोगों को यहाँ वहां मिले हैं। मैंने आप लोगों को जो कुछ चीजें पढ़ाई हैं ये व्यापम के लेवल से थोड़ा सा आप करके पढ़ाया है, बहुत थोड़ा सा, तो दैट हम एक फैक्टर ऑफ 50 के साथ लेकर के चल सकें, और आप देखेंगे आपके एग्जाम में आपको इन चीजों से बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो, ठीक है। जिन बच्चों के डाउट्स हैं आज के लेक्चर के, वो बच्चे सुनील जैन, सुनील जैन। बात बाकी बच्चे चाहें तो लीव कर सकते हैं, कल के आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड एकदम सेम रहेंगे। जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है या कुछ भी पूछना, वो फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7111222862। विकास जी आप भी अपना नंबर बोल दीजिए। 7879 20 8114। ये 2 नंबर हैं, आप इन 2 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। अभी जिन भी बच्चों को डाउट्स पूछने हैं वो बच्चे रुक सकते हैं, बाकी बच्चे चाहें तो लीव कर सकते हैं। बताइए सुनील। शुभम तुम डाउट पूछो अपना।
हेलो सर। हम्म, सर मुझे वाटर कंटेंट पे थोड़ा डाउट था कि हम उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ले रहे हैं या फिर सिर्फ सॉलिड वेस्ट से ले रहे हैं? सॉलिड से ही ले रहे हैं, लेकिन वो सॉलिड बन गया है। वो सॉलिड कैसे बना है? जब हम वाटर कंटेंट को देखते हैं, हाँ सर। वाटर कंटेंट में नीचे वेट ऑफ ड्राई सॉइल लिखा होता है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल और वेट ऑफ सॉलिड्स बराबर होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, मतलब हम उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से टोटल ले वेट रहे हैं, ऑफ लेकिन हाँ टोटल वेट टोटल ऑफ वेट ऑफ सॉइल से ड्राई ले रहे सॉइल हैं। ही होता है, लेकिन क्योंकि टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल लगभग लगभग वेट ऑफ सॉलिड के बराबर ही रहता है, क्योंकि एयर का वेट 0 हो जाता है, तो वो लगभग लगभग वेट ऑफ सॉलिड के बराबर ही रहता है, इसलिए हम वेट ऑफ सॉलिड से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो सर सर जब ये सैंपल उठाएंगे सर यहाँ से, हाँ, एक तो सर एम्बैंकमेंट का तो ऑन साइट हो जाएगा टेस्ट, और सर ठीक है। ये जो जहाँ से अपन सॉइल ले रहे हैं सर, वहां तो सर अपन लेबोरेटरी में लाएंगे, तो सर ये नेचर चेंज नहीं हो जाएगा सॉइल का? बिल्कुल होता है। जब हम सॉइल के अंदर, ये तो मैंने पहले ही, जब मैंने इंडेक्स प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, मैंने तभी आपको बताया था, सॉइल के अंदर जब भी कभी आप टेस्टिंग करते हैं तो एकदम एक्चुअल एक्यूरेट टेस्टिंग कभी हो ही नहीं पाती। अगर आप ये सोचें कि मैं एकदम जी सर। एक्ट वॉइड रेशो सॉइल का फाइंड आउट कर लूं, तो ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप सैंपलिंग करेंगे तो कुछ तो जी प्रॉपर्टी सर। आएगा, है ना। लेकिन वी जी सर। एनी अदर ऑप्शन, है ना, तो हमें वो जी सर। कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली, जब भी कभी सैंपलिंग करेंगे तो ऑलवेज सॉइल की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ चेंज तो होंगी ही। जी सर। हाँ विवेक। सर मैं ये पूछ रहा था, ये पोरोसिटी मुझे एक्चुअल में नहीं समझ में आया, अपन लोग यूज क्यों करते हैं पोरोसिटी? पोरोसिटी का क्योंकि अपन यूज वॉइड करते रेशियो हैं से ही किसी काम भी हो चीज जाता की, है। किसी भी सॉइल को पोरोस, कितनी सॉइल पोरस है ये चीज देखने के लिए। उस सॉइल के अंदर वॉइड का परसेंटेज क्या है। अगर पोरोसिटी लिखी हुई है 30%, तो हाँ ये हाँ चीज क्या बता रही है हमें? ये चीज ये बता रही है कि सॉइल के अंदर 30% वॉइड्स हैं और 70% हाँ सॉलिड्स हैं। अगर किसी मतलब जो 100% सॉइल होगी उसके अंदर 30% हाँ हाँ 30% हटा दीजिए, हाँ 70% सॉलिड्स हैं, तो वॉइड और तो वो तो अपना वॉइड रेशियो से सॉल्यूशन देने भी के लिए निकल जाता है। नहीं, वॉइड रेशो से नहीं निकल पा रहा है ना। क्यों सर? वेट ऑफ सॉलिड चल रहा है ना, अगर वॉइड रेशो निकल के आता है 40%, हाँ तो जो वॉइड्स हैं वो सॉलिड का 30% है, हाँ पूरी सॉइल का 30% नहीं है। जैसे वॉइड रेशो अगर 30% है, तो आपने क्या बोल दिया, हाँ सॉइल के अंदर 30% वॉइड्स हैं और 70% सॉलिड है, तो आपने हाँ वॉइड और सॉलिड को अलग अलग कर लिया, एकदम एकदम हाँ डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया। लेकिन वॉइड रेशो अगर हाँ 30% था, तो इसका मतलब हाँ ये है कि जो वॉइड्स हैं वो सॉलिड के 30% हैं, सॉइल के अंदर आप अच्छा मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ना। ठीक है सर। वॉइड रेशो अमन का जो डाउट बनाया है सर, गया है अमन वो केवल कुमार का। मैथमेटिकल कंपैरिजन के लिए ही बनाया आप गया। अपना वॉल्यूम खोल लो, अमन ठीक वॉइड कुमार। रेशियो आपको कभी भी किसी दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन पोरोसिटी आपको बहुत सारे चैप्टरों में मिलेगी। जैसे अपन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहां पर हाँ हाँ यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन निकालते हैं, वहां भी पोरोसिटी आता है। अपन यस सर। इरिगेशन के अंदर फील्ड कैपेसिटी पढ़ते हैं, वहां भी पोरोसिटी आता है ना। तो हाँ सर पोरोसिटी तो हाँ सर soil की बेसिक प्रॉपर्टी है। वॉइड रेशियो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जब हम सॉइल को दो ठीक ठीक। में कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। हाँ लेकिन अपन कहीं भी कोई भी वैल्यू दिया, अगर पोरोसिटी दिया है या वॉइड रेशियो दिया है, तो अपन तो उसको चेंज तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, आपस में चेंज कर सकते हैं ना, आपस में दोनों को चेंज करने का रिलेशनशिप भी है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। चेंज कर सकते हैं। हाँ पता है सर। तो ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली कुछ टेस्ट